नमस्कार, मेरा नाम प्रियंका मिश्रा है और आप देख रहे हैं एयर नाउ का खास कार्यक्रम द एयर नाउ शो। और आज इस शो में हम सबसे पहले बात करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर की, जो पड़ोसी देश नेपाल से आ रही है, जहां लगातार जारी प्रदर्शनों के बीच प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया है। हम आपको इस रिपोर्ट के लिखे जाने तक नेपाल में घटी सभी घटनाओं को क्रमबद्ध तरीके से बताएंगे। बात आज के दिन की शुरुआत से कर लेते हैं। सुबह करीब 8:30 बजे प्रदर्शनकारियों ने एक आधिकारिक बयान जारी किया। इस बयान में पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा गया कि काठमांडू की सड़कों पर पुलिस ने स्कूली यूनिफॉर्म पहने बच्चों और शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाईं। निर्दोष छात्रों का खून बहाया गया और पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को बूटों तले रौंदा। इसी बयान में प्रदर्शनकारियों ने यह भी स्पष्ट किया कि वो नेपाल की मौजूदा सरकार को स्वीकार नहीं करेंगे। उन्होंने लिखित रूप से साफ साफ जाहिर किया कि उनका एकमात्र लक्ष्य मौजूदा नेतृत्व को सत्ता से हटाना है, जिसमें वो सफल होते हुए भी दिख रहे हैं। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने सोशल मीडिया पर कई पोस्ट जारी किए, जिनमें प्रधानमंत्री को हत्यारा बताया गया। इसके बाद सुबह करीब 9:15 बजे नेपाल के निजी स्कूलों से जुड़े संगठनों ने जेएनजी प्रदर्शन के दौरान हुए हिंसा और छात्रों की मौत पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए कहा कि 8 और 9 सितंबर को 2 दिन का शोक अवकाश घोषित किया गया। मामले की गंभीरता और हिंसा की आशंका को देखते हुए सरकार ने अनिश्चित काल के लिए काठमांडू में कर्फ्यू लागू कर दिया। आदेश में कहा गया कि काठमांडू महानगर पालिका के भीतर किसी भी प्रकार की आवाजाही, सभा, जुलूस, प्रदर्शन, घेराव या सार्वजनिक बैठक पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इन आदेशों के बीच नेपाल के कृषि मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ने इस्तीफा दे दिया, जबकि गृह मंत्री पहले ही इस्तीफा दे चुके थे। लेकिन इन इस्तीफों से प्रदर्शन नहीं थमा। सुबह करीब 11:30 बजे ललितपुर के सुनाकोठी में संचार, सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ के घर में आग लगा दी गई। साथ ही केपी शर्मा ओली की पार्टी सीपीएन के कार्यालय में भी आगजनी की गई। हिंसा बढ़ने पर दोपहर 12 बजे नेपाल के प्रधानमंत्री ने सर्वदलीय बैठक बुलाई, जिसमें स्थिति का आकलन करने और समस्या के समाधान के लिए संबंधित पक्षों से बातचीत की गई। लेकिन हिंसा फिर भी नहीं रुकी। काठमांडू के हिल्टन होटल को आग के हवाले कर दिया गया। इसी बीच हिंसक कार्रवाइयों के खिलाफ विपक्षी दलों ने मंगलवार को सिंह दरबार में एक बैठक बुलाई, जिसमें प्रधानमंत्री ओली के इस्तीफे की मांग की गई। दोपहर करीब 2 बजे पीएम ओली ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। हालांकि विरोध और हिंसा अभी भी शांत नहीं हुई है। जगह जगह तोड़फोड़ और आगजनी की घटनाएं लगातार जारी हैं। संसद भवन को भी आग के हवाले कर दिया गया है। इस रिपोर्ट को तैयार करने तक घटी सभी घटनाओं की जानकारी हमने आपको दे दी है। अब बात नेपाल से हटकर भारत की, जहां देश महीनों से बाढ़ के संकट से जूझ रहा है। इस संकट का जायजा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज खुद निकले हैं। पीएम मोदी पंजाब और हिमाचल प्रदेश के उन इलाकों में पहुंचे जहां बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है। सुबह सुबह वो हेलीकॉप्टर से रवाना हुए और हिमाचल के कुल्लू, मंडी और चंबा जिले के बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। इसके बाद वो धर्मशाला भी पहुंचे, जहां उन्होंने एक उच्च स्तरीय बैठक की। इस बैठक में वरिष्ठ अधिकारियों ने प्रेजेंटेशन के जरिए बताया कि बाढ़ से कितना नुकसान हुआ, कितने घर उजड़ गए, कितने खेत बह गए और कितनी सड़कें टूट गईं। पीएम ने स्थिति का जायजा लेने के बाद तत्काल 1500 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता की घोषणा की, ताकि राहत और पुनर्वास का काम तेजी से शुरू हो सके। इस बैठक में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी मौजूद रहे। बैठक के बाद पीएम ने मंडी, कुल्लू और चंबा के 18 बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात भी की। इन लोगों ने अपनी आपबीती सुनाई कि कैसे बाढ़ ने उनकी जिंदगी में उथल पुथल मचा दी। खास बात ये रही कि पीएम ने 1 साल की मासूम नितिका से भी मुलाकात की। नितिका की कहानी सुनकर सभी का दिल पसीज गया। 30 जून को मंडी में बादल फटने से आई बाढ़ ने उसके माता पिता और दादी को उससे छीन लिया था। हिमाचल का दौरा पूरा करने के बाद पीएम पंजाब के लिए रवाना हो गए। वो गुरदासपुर में बाढ़ प्रभावित लोगों से मुलाकात करेंगे, उनकी समस्या सुनेंगे और राहत कार्यों का जायजा लेंगे। गुरदासपुर में बाढ़ ने कई गांवों को बर्बाद कर दिया है और लोग मदद की आस में हैं।
पंजाब की आप सरकार ने केंद्र से 80,000 करोड़ रुपए की मांग की है ताकि बाढ़ से हुए नुकसान की भरपाई हो सके और लोग अपनी जिंदगी फिर से पटरी पर ला सके। उधर हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी केंद्र से विशेष राहत पैकेज की भी मांग की है। उनका कहना है कि इतने बड़े पैमाने पर हुए नुकसान को संभालने के लिए विशेष सहायता जरूरी है, क्योंकि राज्य के पास इतने संसाधन नहीं है। इससे पहले 5 सितंबर को केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी पंजाब के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया था। वो अमृतसर, गुरदासपुर और कपूरथला गए, जहां उन्होंने बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं को समझा। उन्होंने किसानों से भी बातचीत की जिनके खेत और फसलें बाढ़ में बह गई थीं। उन्होंने केंद्र की ओर से हर संभव मदद का भरोसा भी दिलाया था। पीएम का ये दौरा और उनकी ओर से की गई वित्तीय सहायता की घोषणा बाढ़ पीड़ितों के लिए बड़ी राहत है, लेकिन लोग हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये मदद जल्द से जल्द उन तक पहुंचे ताकि वो अपनी जिंदगी फिर से शुरू कर पाए। देश की नजर यूएई पर भी टिकी हुई है, जहां एशिया कप शुरू होने वाला है। इस बार पहली बार टीम इंडिया विराट कोहली, रोहित शर्मा और रविंद्र जडेजा के बिना मैदान पर उतरेगी। शुभमन गिल को कोहली की तरह रन बनाने की जिम्मेदारी दी गई है। सूर्य कुमार यादव को रोहित की कप्तानी संभालनी है और अक्षर पटेल को जडेजा की ऑलराउंडर भूमिका निभानी पड़ेगी। उधर पाकिस्तान ने भी बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को हटाकर नए चेहरों को मौका दिया है। ऐसे में ये एशिया कप केवल ट्रॉफी की जंग नहीं, बल्कि नई पीढ़ी के खिलाड़ियों का इम्तिहान भी है। सवाल ये है कि क्या ये नए चेहरे दिग्गजों की जगह ले पाएंगे? इसका जवाब टूर्नामेंट में आगे चलकर मिलेगा। फिलहाल संभावनाओं की बात करें तो हर बार की तरह इस बार भी टीम इंडिया को टूर्नामेंट जीतने का प्रबल दावेदार माना जा रहा है। इसका कारण है युवा ब्रिगेड और हाल ही में आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में भारत की जीत, जिसका आत्मविश्वास टीम के प्रदर्शन में दिखेगा। हालांकि ये पहला मौका है जब भारत इतने बड़े टूर्नामेंट में रोहित और विराट के बगैर खेलेगा। फिर भी भारत का पलड़ा भारी माना जा रहा है, क्योंकि टीम लगातार जीत के साथ मिले आत्मविश्वास को लेकर चल रही है। वहीं अफगानिस्तान की टीम पर भी सबकी नजरें हैं। उनके पास स्टार खिलाड़ी है जो किसी भी मैच को पलटने का दमखम रखती है। लेकिन ये भी सच है कि टूर्नामेंट और मैच एक खिलाड़ी से नहीं, पूरी टीम के साथ जीते जाते हैं। ये साफ तस्वीर कुछ हफ्तों में सामने आएगी। दया नाउ शो में आज के लिए बस इतना ही। मेरे साथ कैमरे के पीछे साथी अभिषेक मौजूद हैं, जो इस पूरे वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं। मैं मिलूंगी आपसे फिर कल शाम 8 बजे नए एपिसोड में महत्वपूर्ण खबरों के साथ। आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लग रहा है, आप हमें अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि आपका कमेंट हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है, हमारे मनोबल को बढ़ाता है और हमें ये भी दर्शाता है कि और किन खबरों पर हम अपनी आवाज़ उठा सकते हैं और कौन सी खबरें हम आपके लिए ला सकते हैं। आप सभी का शुक्रिया। शुभ रात्रि।